हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 6 में सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है अपना हिस्ट्री के अंदर व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसके अंदर अपन ने फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है जो बीसी और एडी के बारे में पढ़ा था, और जो हिस्ट्री है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, और हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं और उसको जो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ा था। जो इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स और ज्योग्राफी का जो फैक्टर है वो हिस्ट्री में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल एक्ट करता है उसके बारे में डिटेल में अपन ने पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट सोर्स कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री में कौन सी चीज़ कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो ये सारे जो है एविडेंस के रूप में हमें मिलते हैं, और बिना एविडेंस के हम किसी भी जानकारी के बारे में कह नहीं सकते। तो हिस्ट्री के अंदर एविडेंस होना ज़रूरी है, और एविडेंस है उसके सोर्स होते हैं। एक जैसे लिटरेसी सोर्स है, दूसरा जो सोर्स है अपने आर्कोलॉजिकल सोर्स है। तो ये दो जो सोर्स है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ मैनी सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, देन यू कैन राइट टू मेजर टू सोर्स ऑफ हिस्ट्री, लिटरेसी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो ये D5 आपकी जो एक्सरसाइज है, डी में 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ये आंसर है। देयर आर मैनी सोर्स थ्रू विच वी कैन लर्न अबाउट आवर पास्ट। हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। दीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू लिटरेसी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और हमें इनको विस्तृत रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है लिटरेसी, जिसको कहते हैं हम साहित्य रूप में, और आर्कियोलॉजिकल जो अभिलेख रूप में, स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हार्डवर्क के रूप में आपको नोट करना है, लिटरेसी है क्या और आर्कियोलॉजिकल है क्या। अब है लिटरेसी सोर्स, जो है जो चीज़ें लिखी हुई मिली किसी न किसी प्रकार से, उनको लिटरेसी सोर्स के रूप में लिया जाता है। लिटरेसी सोर्स रेफर टू एनी रिटन अकाउंट ऑन डिफरेंट राइटिंग मटेरियल, और अलग अलग मटेरियल के ऊपर अलग अलग राइटिंग के अंदर अलग अलग पैटर्न में जो लिखे गए जो सोर्स हैं उनको लिटरेसी सोर्स के रूप में कहा गया, और धीरे धीरे उनको आइडेंटिफाई किया गया। उनके जो गुड शब्द थे, कई ऐसे जब प्राचीन समय में भाषाएं अलग अलग तरीके से यूज की जाती थी। आज भी हम देखते हैं भारत में बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं। कई भाषाएं हमें जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं है, कि उनके अक्षर के बारे में पता नहीं है, शब्दों के बारे में पता नहीं है। उसकी समझ अपन को करने के लिए उनको स्टडी करना पड़ता है। इन एंशिएंट टाइम बिफोर द पेपर वॉज यूज, जब एंशिएंट टाइम में जब पेपर यूज करने से पहले बुक्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स। जो बुक्स होती थी वो पाम लीव्स पर जो होते थे, खजूर की जो पत्तियां होती थी उसके ऊपर लिखी जाती थी। ऑन द बार्क ऑफ द बिर्च ट्री, एक जो बिर्च ट्री होते थे उनके पत्तों के ऊपर जो लिखा जाता था, उनके चालों के ऊपर लिखा जाता था। और एक पाइप्रस ट्री भी है जिसके ऊपर जिसको चाइना में यूज़ किया गया था। दिस वर नोन एज द भोजपत्र। हमारे यहाँ पर जो ये जो बिर्च ट्री है, इसके पत्ते को भोजपत्र के रूप में लिया जाता है, और कई जगह हमने देखा है कि खाने को पत्तों के ऊपर डालकर खाया जाता है। तो वो भोजपत्र के रूप में उनको इन पत्तों को यूज किया जाता था लिखने के लिए। समटाइम्स इसको आप D6 जो है, ये डी एक्सरसाइज का जो 6 क्वेश्चन है कि भाई जो पाम लीव्स और जो बिर्च ट्री है इनका अदर नेम क्या है, तो इसको भोजपत्र के रूप में भी लिया जाता है। D6 का ये आंसर हो गया, डी एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन का। तो सम टाइम टेक्स्ट वर रिटन ऑन शिप लेदर, कुछ समय ये चमड़ों के ऊपर भी लिखे जाने लगे वर्ड, और कुछ एक जो वुडन जो टैबलेट्स होते थे, लकड़ी के तख्ते होते थे, लकड़ी की तख्तियों पर लिखा जाता, जिनको पांडुलिपि भी कहा जाता था। हिंदी में इनको पांडुलिपि कहते हैं, और इंग्लिश में इनको मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में भी जाना जाता है। सम ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट वर रिटन ऑन कॉपर प्लेट, कई जगहों पर ये ताम्रपत्र के रूप में भी लिखे गए। कॉपर प्लेट को ताम्रपत्र हमारी भाषा में कहा जाता है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे टेक्स्ट हमें मिले हैं। दिस हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, और ये सारे रिकॉर्ड जो है पास्ट में हमने बुक्स के रूप में संभाल के रखे, और इनको जो संभाल के रखे गए तो इनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में जानते हैं, पांडुलिपि के रूप में जानते हैं, एक लिखे हुए अभिलेखों के रूप में इनको जानते हैं। तो इनको मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं।
अब लिटरेसी रिसोर्स है, इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है रिलीजियस और सैक्रड लिटरेचर। सैक्रड का मतलब होता है पवित्र, तो ये एक हार्ड वर्ड है। लिटरेचर भी एक आपको नोट करना है। तो धार्मिक और पवित्र जो साहित्य जो थे उनके द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना। सेक्युलर लिटरेचर, जिनका किसी धर्म से संबंध नहीं था, उनको सेक्युलर लिटरेचर कहा गया, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी गई थी अपने अपने समय के दौरान। तीसरा है फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स। कई जब एंशिएंट टाइम में जब हम ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे विदेशों से लोग अपने यहाँ आते जाते थे, तो उन्होंने अपने जो ट्रैवलिंग के रिकॉर्ड है उनको भी बुक्स के रूप में राइटिंग किया और उनको बचा के रखा, जो आज कई जगह हमें म्यूज़ियम के अंदर मिलते हैं और हम उनके बारे में उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट है रिलीजियस और सैक्रेड लिटरेचर जो है, पवित्र लिटरेचर है। ए लार्ज नंबर ऑफ एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इन इंडिया आर रिलीजियस इन नेचर। हमारे धार्मिक रूप से बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिलेंगे यहाँ पर, जैसे और जो भी मिलते हैं राइटिंग विच डील विद रिलीजन, और जो धर्म से संबंधित जो लिखे गए हैं उनको रिलीजियस लिटरेचर कहा गया है। जैसे एपिक के रूप में हम देखेंगे तो महाभारत है, रामायण है, द वेदास है, द पुराणस, द जैनस, एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये इसके एग्जाम्पल के रूप में आपको खाली ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए ये आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखना है, न कि पूरा सेंटेंस के रूप में। अब नेक्स्ट है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर किसे कहते हैं कि टेक्स्ट विच आर नॉट रिलीजियस इन नेचर। किसी ऐसे टेक्स्ट जो किसी धर्म से संबंधित नहीं हैं, उनको सेक्युलर लिटरेचर के रूप में कहा गया है। ए फ्यू ऑफ देम इंक्लूड पोएम्स, जिसके अंदर पोएम भी थे, कई प्रकार के नाटक थे, कई कहानियाँ थी और कई बायोग्राफिक जो जिनको जीवनियाँ कह सकते हैं, राजाओं की जीवनियाँ जो थी एटसेट्रा उनको कह सकते हैं। जैसे विशाखदत्ता की जो मुद्रा राक्षस जो थी, फिर मौर्य सोसाइटी और जो कल्चर उसके बारे में बताया गया था। बाण भट्ट की जो अर्थचरिता बुक थी उसके अंदर है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ये सारी जो बुकें हैं सेक्युलर लिटरेचर के अंदर आती है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में आपको लिखना है। ये आपके जो ई एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर लिटरेचर, तो ये उसका आंसर है E4। ये आपको उसमें आंसर लिखना है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स। किस तरीके से विदेशी जो यात्री आए उनसे हमें क्या क्या सूचनाएं मिली। तो मैनी चाइनीज़, ग्रीक, रोमन एंड अरब ट्रैवलर्स केम टू इंडिया, भारत में आए इन द पास्ट में। जैसे ए ग्रीक एम्बेसडर ऑफ द कोर्ट ऑफ मौर्य किंग, जो मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त था उसके जो दरबार में ग्रीक एम्बेसडर मतलब राजदूत के रूप में उसको रखा गया था, एक विदेश मंत्री के रूप में रखा गया था, वो था मेगास्थनीज। उसने अपनी जो बुक लिखी थी इंडिका, उसके अंदर मौर्य शासन के बारे में क्या क्या घटनाएं थी, कैसे कैसे युद्ध हुए, उनके बारे में वर्णन मिलता है कि डिटेल अकाउंट ऑफ मौर्य रूल इन द बुक इंडिका। तो आपको ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच बुक वॉज रिटन बाय द मेगास्थनीज, तो देन यू कैन राइट इंडिका। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिका बुक वॉज रिटन बाय, तो आप ये लिख सकते हैं बाय मेगास्थनीज। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये है, इनके अंडरलाइन करके रखना है। ये आगे है ए फ्यू अरब ट्रैवलर्स आर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। जो मध्य युग कालीन था उसके अंदर बहुत सारे जो अरब से जो आए हुए जो ट्रैवलर थे, जिसको सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान की ओर से जो ट्रैवलर आए वो थे, जैसे अल बरूनी, इब्न बतूता, ये 2 यात्री थे, ये भारत में आए थे और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी, अल बरूनी ने अपनी बुक लिखी थी तारीख़ हिंद इज़ ए मिरर ऑफ 11th सेंचुरी ऑफ इंडिया, और इसने 11वीं सदी के भारत के बारे में बताया था कि उस वक्त क्या क्या चीज़ें थी। तो उस वक्त जैसे पृथ्वीराज चौहान का समय है, ये 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी के आसपास, तो उस वक्त ये आए हुए थे अल बरूनी। अब है नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्स। अब आर्कोलॉजिकल सोर्स कैसे कि आर्कोलॉजिकल सोर्स आर द फर्स्ट हैंड एविडेंस ऑफ द पास्ट। ये सबसे मुख्य एविडेंस के रूप में जाना जाता है मतलब हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये आज भी मौजूद है, आज भी मंदिरों के रूप में है। बहुत जगह देखे हम मॉन्यूमेंट देखते हैं, आर्टिफैक्ट देखते हैं, और
बहुत सारे जैसे कॉइन्स वगैरह जो है ये सब हमें उस वक्त मिलते हैं। आगे देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर द फर्स्ट हैंड एविडेंस ऑफ द पास्ट, दे आर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट विच हैव सर्वाइवल टिल नाउ। ये जो ऑब्जेक्ट जो पास्ट में जो हमें मिले वो आज भी मौजूद है। दे आर द रूइंस ऑफ बिल्डिंग, कई जगह बिल्डिंग के खंडर मिले हैं, कई जगह टेम्पल मिले हैं, कई जगह मॉस्क्यू मिले हैं, कई जगह टॉम्स मिले हैं, कई जगह मौज़िलम मिले हैं। तो मौज़िलम एक शब्द है, ये हार्ड वर्ड है, आपको फाइंड आउट करना है। मठ वगैरह जो है, मंदिर वगैरह, मस्जिदें वगैरह बहुत सारे मिले हैं हमें। पॉटरी है, कई जगह बर्तन, टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, आभूषण वगैरह जितने हैं वो खुदाई के दौरान, एक्सकेवेशन के द्वारा हमें मिले। ये चीज़ ऐसे नहीं है कि रास्ते में मिली है। इन चीज़ों को जैसे व्यक्ति ने किसी जगह पर खुदाई शुरू की अपने किसी दूसरे काम के लिए और वहाँ पर जो चीज़ें निकली उसके कारण पता चला कि इस जगह पर पहले कोई सिविलाइजेशन थी और यहाँ पर कोई लोग रहते थे और इस प्रकार के लोग खुदाई करते हैं, मतलब इस प्रकार के लोग अपना जो लाइफ स्टाइल जीते थे। दीज आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये आर्कियोलॉजिकल 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स। ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये स्मारक के रूप में जैसे हम ले सकते हैं, और इंस्क्रिप्शन जो लिखी हुई जो चीज़ें होती है, और जो आर्टिफैक्ट जो शिल्प कलाएँ जो होती है उनको आर्टिफैक्ट्स के रूप में लिया जाता है। कॉइन जो उस वक्त कौन से मॉनेटरी सिस्टम था, कौन से कॉइन सिस्टम चलता था, उसके बारे में ये सारा डिटेल पढ़ेंगे अपन। आगे है मॉन्यूमेंट्स। जैसे ये देख लो, खजुराहों का जो टेम्पल बताया गया है ये भी एक प्रकार का मॉन्यूमेंट है। ओल्ड बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट। जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें जो राजाओं महाराजाओं के समय पर बनाई हुई थी उनको इनका बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इनको मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, स्मारक कहा जाता है। हम अगर चित्तौड़ जाएंगे तो हमने चित्तौड़ में देखा होगा कि विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं उसको। तो वो जो कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ जो है वो महाराणा कुंभा ने अपने एक लड़ाई के दौरान जब जीत गए थे तो उन्होंने वो बनवाया था। तो वो एक प्रकार का मॉन्यूमेंट है हमारे लिए। They also provide us with information about the political, social, cultural and religious belief of the time in which they were built. ये उस वक्त बनाए गए थे और जिससे हमें वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थिति हैं वो हमें बताती है कि वो किस प्रकार से रहते थे और उनका स्तर क्या था उस वक्त का। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन आर रिटन रिकॉर्ड्स एंग्रेव्ड ऑन रॉक। ऐसे इंस्क्रिप्शन जिनको अभिलेख के रूप में हम ले सकते हैं कि जो पत्थरों पर लिखे गए और केव्स के अंदर मतलब जो गुफाओं की दीवारों पर जो आर्क किए गए, मेटल पिलर के ऊपर जो आर्क किए गए, जो टेम्पल की दीवारों पर किए गए, जो पैलेस की दीवारों पर किए गए, और जो क्ले टेबल होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसकी जो टैबलेट्स होती है, जो तख्तियाँ होती है, उसके ऊपर जो लिखे गए वो सारे इंस्क्रिप्शंस में आते हैं। जो लिखावटी जो चीज़ें होती है वो इंस्क्रिप्शंस के अंदर आती है। सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन कन्वे रॉयल ऑर्डर एंड डिसीजन टू द कॉमन पीपल। और बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन जो होते थे जो राज दरबार के द्वारा लिखे गए थे और जो आदेश दिए गए थे लोगों के लिए, वो किसी न किसी गाँव के अंदर एक पत्थर के ऊपर लिखवाए जाते थे। तो ये सारे जो है इंस्क्रिप्शन कहलाते थे कि सम गेव डिटेल्स ऑफ बैटल वोन। कई पत्थर जो है ये डिटेल देते थे कि वो लड़ाइयाँ लड़ी थी तो क्या हुआ था, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती थी। इंस्क्रिप्शन आर द मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ एविडेंस। ये बहुत ही मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट जो एविडेंस है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड एपिग्राफी। और जब किसी भी लिखावट का अध्ययन किया जाता है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। तो एपिग्राफी भी एक आपके लिए एक हार्डवर्ड के रूप में है कि इसको किस प्रकार से एपिग्राफी के रूप में यूज किया गया। अब देखिए इसमें आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो डी एक्सरसाइज में 7 का क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एपिग्राफी। तो आप यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं D7। और दूसरा है कि एक्सप्लेन अबाउट द इंस्क्रिप्शन। तो आपको इंस्क्रिप्शन में ये पूरा लिखना है, ये इसका पूरा डेफिनेशन होगा ये। नेक्स्ट है आपके आर्टिफैक्ट, जो कलाकृतियाँ होती थी, शिल्प कलाएँ होती थी, उसके बारे में। कुछ बर्तन वगैरह जो होते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी है,
ये सारे इसके अंदर आते थे। द ऑब्जेक्ट दैट ह्यूमन मेड इन द पास्ट ऑफ दियर पर्सनल यूज लाइक पॉटरी, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एट्सेट्रा आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट। इनको आर्टिफैक्ट कहा जाता था, शिल्प कला के रूप में कहा जाता था। दीज आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एक्सकेविशन। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, जो खोज करता होते थे, उन्होंने ये खुदाई के दौरान इनको सारे मिले थे। ए लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट आर्टिकल्स वर अनअर्थड फ्रॉम द इंडस वैली। बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट जो है वो जो इंडस वैली की जो खुदाई की गई, सिंधु सभ्यता जो के अवशेष जो मिले हैं, वहाँ की खुदाई के दौरान ये चीज़ मिली है और वहाँ की जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमें पता चला। अब है लास्ट है कॉइन्स। कॉइन्स फ्रॉम द पास्ट थ्रू लाइट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज इट एग्जिस्टेड देन। कॉइन भी एक प्रकार का सबसे मुख्य भाग है किसी भी राजा और उस वक्त के समय के लोगों के जीवन के बारे में पता करने के लिए कि वहाँ की इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था। दे आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी एक इंफॉर्मेशन का मुख्य स्रोत है। कॉइन्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक किंगडम। कॉइन्स के जरिए हमें ये पता चलता है कि उस समय के राजा का मॉनेटरी सिस्टम क्या था, मतलब पैसे से संबंधी लेन देन किस प्रकार से किया जाता था, बार्टर सिस्टम था या क्या सिस्टम था, तो वो सारा इसके अंदर पता चलता है। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। जो कॉइन का स्टडी किया जाता है उसको, उस सिस्टम को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो ये आपको नोट्स के रूप में लिखना है। यहाँ पर न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र, जो मुद्रा के बारे में, मतलब किसी सिक्कों के बारे में बात होता है। और सिक्कों में क्या होता था कि कई राजा वगैरह जो है अपने नाम को आर्क करवाते थे, नाम लिखवाते थे और उस पर अपना चित्र भी करवाते थे, और अपने जो कई जो वॉर के दौरान उनकी जो जीत होती थी उसके बारे में भी वो लिखवाते थे। तो आज के चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें आपको एक्सरसाइज के रूप में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 2 3 आपको पहले पीरियड के अंदर आपको बता दिया था, ये करना था। अब है बिग एम्पायर वर्स एस्टेब्लिश ऑन द फर्टाइल प्लेन ऑफ द रिवर इंडस रिवर और गंगा रिवर पर ये सारे जो एम्पायर है वो सेटअप हुए थे। सम ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट वर रिटन ऑन कॉपर प्लेट्स नोन एज ताम्रपत्र। जो कॉपर प्लेट पर लिखे गए उनको ताम्रपत्र कहा जाता है। ट्रू फॉल्स में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। जो फर्स्ट है वो फॉल्स था, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है और फिफ्थ भी ट्रू है। सी में मैंने 1 आपको करवा दिया था, सेकंड करवा दिया था, थर्ड करवा दिया था, और फोर्थ में आप देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इंडिया वर रिटन इन नेचर। जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट मिले वो रिटन में मिले हैं हमें। नेक्स्ट है मेगास्थनीज रॉट ए डिटेल अकाउंट ऑफ द मौर्य रूल इन द बुक इन हिज बुक इंडिका, जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। D6 के बारे में हमने पढ़ लिया कि व्हाट आर द बुक रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन द बाग ऑफ द बिर्च ट्री कॉल्ड भोजपत्र, वो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। D7 एपिग्राफिक, जो इंस्क्रिप्शन के जो अंदर था, इंस्क्रिप्शंस के अंदर था एपिग्राफिक। D7 नहीं, यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए E4 जो व्हाट इज़ सेक्युलर लिटरेचर, वो भी मैंने आपको बता दिया था सेक्युलर लिटरेचर के बारे में। यहाँ पर ये जो है E4 का आंसर है, E एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन का। और फिफ्थ है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन इन आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो इंस्क्रिप्शन का पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, ये इसका आंसर होगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।